एक कातिल जिसने हत्या की और पुलिस को फोन किया। एक कातिल जिसने फिर हत्या की और न्यूज़पेपर एजेंसी को पत्र व खून से सने कपड़े भेजे। लेकिन फिर भी ऐसी क्या खास बात थी कि कातिल लगातार 37 हत्याएं करता गया और पुलिस व दुनिया की सबसे सफल एजेंसी में एक FBI उसके असली नाम का भी पता नहीं लगा सकी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि हॉलीवुड को भी उस पर मूवी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज मैं आपको एक ऐसे हत्यारे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मीडिया को अपने भेजे गए पत्र में लिखता था कि वह लोगों की हत्याएं कर स्वर्ग में अपने दासों की अर्थात अपने नौकरों की संख्या बढ़ा रहा है। एक गुजारिश आप लोगों से, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कातिल द्वारा स्वीकार की गई पहली हत्या। शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के बेनिसिया शहर से। 20 दिसंबर 1968 को डेविड फेराडे एवं लू जेनसन अपनी पहली डेट पर थे। डेट से आने के बाद वे दोनों अपनी कार से अपने एक दोस्त के घर मिलने जाते हैं। रात में लगभग 10:15 पर दोनों अपने दोस्त के घर से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे अपनी कार को रोककर कुछ बात करते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने कार से उनके पास आता है और बिना कुछ कहे दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और यही शुरुआत होती है पहली हत्या की। रात 11 बजे दोनों के शव पास में रहने वाले एक व्यक्ति को मिलते हैं। वह व्यक्ति पुलिस विभाग में इस अपराध की जानकारी देता है। पुलिस आती है, अपराध की जांच करती है, किंतु कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। फॉरेंसिक जांच के आधार पर पुलिस द्वारा यह बताया जाता है कि लड़की पहले कार से बाहर निकली और जब लड़का कार से आधा बाहर निकला तो हत्यारे ने उसके सिर में गोली मार दी। उसके बाद लड़की को पीठ में 5 गोलियां मारी। चूंकि वह भाग रही थी इसलिए उसका शव कार से लगभग 28 फीट की दूरी पर मिला। पुलिस को फोन कर दिया चैलेंज। लगभग 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 जब अमेरिकन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी रात फिर से 2 लोगों जिनके नाम मैग्यो और फेरिन थे को गोली मार दी जाती और गोली मारकर हत्यारा दूर चला जाता है। लेकिन इसी बीच मैग्यो की करार सुनकर वह फिर वापस आता है और दोनों को फिर से 2 गोली मारता है। अगले ही दिन 5 जुलाई 1969 को एक व्यक्ति पुलिस विभाग में फोन करके अपराध की जानकारी देता है और हत्या की भी जिम्मेदारी लेने का दावा करता है। फोन करने वाले ने 6 महीने पहले जेनसन और फेराडे की भी हत्या करने की जिम्मेदारी ली, यानी अब वो पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। इधर चेहरे, गर्दन व छाती में लगी गोली के बावजूद भी मैग्यो हमले में बाल बाल बच जाता है। वो कहते हैं ना, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसे भला कोई कैसे मार सकता है। मैग्यो पुलिस को हमलावर का हुलिया बताते हुए कहता है कि हमलावर 26 से 30 वर्ष का रहा होगा, जिसका वजन लगभग 88 से 91 किलोग्राम व जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास होगी। समाचार एजेंसी को पत्र भेजकर बताई अपनी पहचान। 25 दिन बाद दिनांक 1 अगस्त 1969 को हत्यारे द्वारा कैलिफोर्निया के समाचार छापने वाली एक एजेंसी को पत्र भेजा गया और यहाँ भी उसने दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी ली। इस पत्र में उसने 408 प्रतीकात्मक चिन्ह भी भेजे थे, जिसमें हत्यारे ने दावा किया था कि इन्हीं चिन्हों में उसकी पहचान छिपी है। अगर कोई इनको डिकोड कर लेता है तो वह उस हत्यारे तक जरूर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ हत्यारे ने यह भी मांग की थी कि यदि अखबार के पहले पन्ने पर उसके इस पत्र को नहीं छापा गया तो आगे भी ऐसी हत्याएं करता रहेगा। उस समय अमेरिका जैसे संपन्न देश में किसी हत्यारे के द्वारा ऐसी खुली चुनौती पुलिस व मीडिया वालों को देना इस बात का साफ संकेत था कि जो खेल उस हत्यारे ने शुरू किया वह इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं। कुछ दिनों के बाद एक समाचार पत्र के संपादक को फिर एक लेटर प्राप्त होता है जिसमें लिखा था, प्रिय संपादक, यह ज़ोडिएक है। यह पहली बार था जब हत्यारे ने अपनी पहचान के लिए इस काल्पनिक नाम का इस्तेमाल किया था। लगभग 1.5 महीने बाद 27 सितंबर 1969 को एक कॉलेज के छात्र हार्टनेल और शेपर्ड पेरिसा झील पर पिकनिक कर रहे थे कि तभी हत्यारा उनके पास आता है और दोनों के ऊपर 8 से 10 बार चाकू से वार करता है। फिर पुलिस विभाग में फोन करके कहता है कि उसे एक नहीं बल्कि दोहरी हत्या की रिपोर्ट लिखानी है। इस हमले में शेपर्ड तो कोमा में चले गए और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, किंतु हार्टनेल किसी तरह से बच गया। महिला ने खेत में कूद कर बचाई जान। लगभग 6 महीने बाद 22 मार्च 1970 की रात को कैथरीन जॉन्स अपनी मां से मिलने के लिए अपनी 10 महीने की बेटी के साथ जा रही थी। रास्ते में उनकी कार के पीछे एक अन्य कार ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। कैथरीन अपनी कार साइड में करके रुक जाती हैं और उनके पीछे चलने वाली कार भी रुक जाती है। कार में सवार व्यक्ति कैथरीन के पास आता है और कहता है कि उसने देखा है कि आपकी कार का पिछला पहिया डगमगा रहा है। किसी भी समय आपकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो वह इस पहिए को ठीक कर सकता है। और फिर पहिया सुधार कर वह अपनी कार में चला जाता है। इधर जैसे ही कैथरीन हाईवे में आगे बढ़ती हैं तो उनकी कार का पहिया उतर जाता है। वह आदमी फिर वापस आता है और वापस आकर वह कैथरीन की मदद के लिए कहता है। वह आदमी कैथरीन व उनकी बच्ची को अपनी कार में लगभग 90 मिनट तक इधर उधर घुमाता है। इसी बीच कैथरीन के पूछने पर कि वह रुक क्यों नहीं रहा है तो वह उनको किसी दूसरी बात में उलझा देता।
आखिर में जब वह 90 मिनट बाद एक चौराहे पर रुकता है तो कैथरीन अपनी बेटी के साथ कूद जाती और एक खेत में छिप जाती। रात के अंधेरे में उस आदमी ने टॉर्च लगाकर उसकी तलाश की, किंतु ऊपर वाले की रहमत से वह उन दोनों को नहीं ढूंढ सका। बाद में कैथरीन द्वारा पुलिस को दिए अपने बयान से यह पता चलता है कि वह अज्ञात व्यक्ति ज़ोडिएक किलर ही था। 20 अप्रैल 1970 को समाचार एजेंसी को दिए अपने पत्र में हत्यारा लिखता है कि माय नेम इज डैश डैश डैश, और फिर उसके बाद 13 प्रतीक चिन्ह जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका। हैरानी की बात तो यह है कि इन पत्रों और फोन का खेल लगातार चल रहा था और पुलिस विभाग की एक बड़ी टीम जो कातिल का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, उसको एक भी सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि पुलिस यह मानती रही कि उसने 5 हत्याएं की हैं, लेकिन ज़ोडिएक किलर ने अपने भेजे गए पत्र में यह दावा किया था कि उसने 37 हत्याएं की। किन लोगों पर घूमी पुलिस की सुई? इतनी हत्याएं होती गईं और पुलिस की सालों की गई जांचों से भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। साल 2002 में पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए पत्रों से उसका डीएनए सैंपल निकालने में सफलता हासिल। डीएनए सैंपल में जिन 3 लोगों पर हत्यारा होने की सुई घूमी, उनमें से पहले थे बेस्ट जूनियर। जूनियर का हुलिया हत्यारे से काफी हद तक मिलता था और खास बात यह थी कि जूनियर के बेटे अर्ल स्टीवर्ट ने भी यह दावा किया था कि उसके पिता ही ज़ोडिएक किलर हैं। हत्यारा समाचार पत्रों को जो लेटर भेजता था उसमें भी उसके बेटे अर्ल के नाम का जिक्र था। हालांकि जब डीएनए मैच कराया गया तो उनमें कोई भी मेल नहीं था। इसके बाद शक की सुई घूमी दूसरे शख्स पर जिसका नाम था आर्थर एलन। जिन अखबारों को हत्यारे ने पत्र भेजे थे उनमें से एक क्रॉनिकल अखबार भी था और उसी अखबार के संपादक ने दावा किया कि एलन ही वह खूंखार सीरियल किलर था। संपादक ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है द ज़ोडिएक किलर। हत्यारे ने 1971 से 1974 के बीच कोई भी पत्र नहीं लिखा और जांच में भी यह पता चला कि एलन भी बच्चों के शोषण के मामले में इस दौरान जेल में बंद था। लेकिन जब डीएनए मैच कराया गया तो दोनों के डीएनए मैच नहीं हुए। जबकि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हार्वी हाइंस ने दावा किया कि लॉरेंस केन वह सीरियल किलर हो सकता है। लॉरेंस उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई। इसके साथ ही 1970 की रात कैथरीन, जो हत्यारे के चंगुल से भागने में सफल रही थी, उसने भी लॉरेंस की तस्वीर को देखकर उसी की पहचान हत्यारे के रूप में की थी। किंतु हैरानी की बात तो यह है कि लॉरेंस का डीएनए भी जब हत्यारे के डीएनए से मैच कराया गया तो दोनों में कोई समानता नहीं थी और इस तरह सैकड़ों किताबें हत्यारे के ऊपर लिखी गई। कई बार उसके केस को रीओपन किया गया, लेकिन लगभग 50 साल बीत जाने के बाद भी ज़ोडिएक किलर की हत्याओं की गुत्थी आज दिनांक तक अनसुलझी बनी हुई है। अगर आप और भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।